चलिए दोस्तों, हम आज के क्लास में बात करेंगे जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम क्या प्रक्रिया है, इसमें जो होने वाली घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कि ये क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसमें अध्याय नंबर 6 है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है यानी लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज क्लास 10 के अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 6, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे में पहल का आता है जैव प्रक्रम क्या है, तो ध्यान से समझिए जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि वे सभी प्रक्रम मतलब वे सभी प्रोसेस जिनमें संयुक्त रूप से यानी कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी क्या करते हैं, अपने जीवन का अनुरक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं और देख रेख करने का कार्य करते हैं, और वही विधि क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। और जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यानी जिस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सभी जीव जंतु संयुक्त रूप से अपने जीवन का अनुरक्षण करते हैं, अनुरक्षण करने का कार्य करते हैं, वही विधि क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम का ये मुख्य कुछ विधियां हैं जिसके अकॉर्डिंग जैव प्रक्रम अपना कार्य को क्या करता है? वहन करता है, संचरण करता है। जिसमें आता है भाई जैव प्रक्रम की कौन सी मुख्य भूमिकाएं हैं, तो देखिए जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले पोषण होता है, जिसको न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? श्वसन, और तीसरा वहन, और चौथा में उत्सर्जन होता है। यानी कि पोषण की क्रिया कर जैव प्रक्रम में क्या करता है? कोई चीजें अनुरक्षण में क्या करता है? पहले तो पोषण का काम करता है, श्वसन करता है, वहन करता है और उस चीजों का उत्सर्जन करता है। और इसी विधि के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने जीवन के सभी कार्यों को संचालित करता है, ठीक है, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में जो भी क्रियाएं होती है उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के कार्य के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। यानी कि जो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन सभी चीजों में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को, अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए आप क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। अन्य न्यूट्रिशन में आप क्या लेते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, पचे भोजन का अवशोषण करते हैं और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उन सभी चीजों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और वही चीजें क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी पोषण क्या है भाई? तो पोषण वह विधि है जिसमें सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर सभी जीव जंतु अपने शरीर को संतुलित रखते हैं, बनाए रखते हैं, वही विधि क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को, जितने भी जीव जंतु होते हैं, पोषण के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं भाई? तो देखिए, पोषण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है पोषण, यानी क्या आता है? पहले का तो स्वपोषी होता है और दूसरा होता है विषमपोषी, जिसको हम बोलते हैं परपोषी, ठीक है। यानी पोषण के मुख्य रूप से दो विधि होता है, ठीक है। वो दो विधि कौन कौन होता है? तो स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। पूछेगा विषमपोषी यानी और स्वपोषी क्या अंतर है, यानी स्वपोषी क्या है? सबसे पहले जानेंगे स्वपोषी क्या है। स्वपोषी क्या है? तो देखिए, स्वपोषी पोषण का वह तरीका या वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश और अपने भोजन के स्वयं रूपों में बनाता है। यानी स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है? तो पोषण का वह तरीका जिसमें सभी जीव जंतु अपने आसपास के वातावरण से अजैविक पदार्थों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाता हो, वैसे जीव जंतु, वैसे प्राणी क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण में आती है, ठीक है। जिसको जैसे में आ गया हरे पौधे,
हरे पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। यानी कि वैसे पोषण, वैसा विधि जिसमें सभी जीव जंतु अपने खाने को स्वयं संचरित करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्वपोषी। इसका दूसरा रूप होता है विषमपोषी, जिसे हम परपोषण भी बोलते हैं। देखिए विषमपोषी में क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। यानी विषमपोषी यानी परपोषण में क्या होता है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं, भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं। और वैसे पोषण को ही हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी यानी परपोषण कहते हैं। यानी पोषण का वह तरीका जिसमें सभी जीव जंतु क्या करते हैं, किसी अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्वपोषी में क्या होता है। तो स्वपोषी को मैंने बताया कि सभी हर पौधे वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने खाना को, भोजन को बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। आगे अब भाई स्वपोषी खाना बनाने का तरीका क्या है, वो अपने खाना को किस प्रकार बनाते हैं, उनका बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने खाना को बनाते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण कहिएगा सर, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी, जितने भी स्वपोषी जीव जंतु होते हैं वह स्वपोषी बाहरी वातावरण से पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल के लिए लिए जाते हैं, और सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल लेते हैं। और यही प्रक्रम, यही विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फिर से एक बार समझिएगा कि वह विधि जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल के रूप में उपस्थित होता है और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। और यही विधि क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। इसका मुख्य भूमिका देखिए, ये समीकरण पूछता है एग्जामों में बहुत। देखिए ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, ये समीकरण है। कैसे ये होता है, तो 6CO2 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही पूर्ण होगा। पत्तियों में जब क्लोरोफिल रहेगा तभी पत्ते हरे होते हैं, और उनमें उपस्थिति के कारण ही पत्ते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल इंक्रीज करते हैं, और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। अब पूछिएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उनको कौन से कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उनको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी स्थलीय पौधे जिसे वायुमंडल से प्राप्त होता है, और जल यानी कि स्थलीय पौधे जो जड़ों द्वारा मिट्टी का अवशोषण करते हैं। अब देखिएगा वो सूर्य का प्रकाश लेंगे, क्लोरोफिल लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो स्थलीय पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल के द्वारा वो क्या करते हैं, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और जल यानी स्थलीय पौधे क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा यानी रूट्स के द्वारा वो नीचे से पृथ्वी से क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा वो मिट्टी से जल को अवशोषण करने का काम करते हैं। और इसी विधि के अकॉर्डिंग, इसी प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। और अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते दौरान कौन कौन से घटनाएं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं घटेगी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सबसे पहले जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो सबसे पहला घटना क्या होगा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, यानी कि प्रकाश जो होता है, जो क्लोरोफिल होता है, उस प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित होना, यानी कि वो क्या करता है, प्रकाश रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है तथा जल और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या कर देता है, अपघटित करता है। और तीसरा पॉइंट, कार्बन
डाइऑक्साइड का हाइड्रोकार्बोनेट में अपचयन करना। यानी कि ये क्या करता है, तो जो उनसे बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में अपघटित कर देता है, तोड़ देता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रंध्र। रंध्र क्या है भाई, तो ये देखिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी में गैसों आदान प्रदान करने का एक क्या है, विशेष प्रकार का पेड़ पौधों में ये एक अंग होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रंध्र। ये क्या होता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसी को हम रंध्र कहते हैं, यानी इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। यानी पत्तियों की सतह पर एक छोटे से छिद्र को ही हम क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। और रंध्र का प्रमुख कार्य होता है, रंध्र का क्या काम होता है, तो देखिए उनका मुख्य बहुत सारे काम होते हैं। क्या करते हैं भाई, रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। देखिए ये जो छिद्र हैं इन सभी में ये मुख्य रूप से, ठीक है, ये रंध्र छिद्र ये बीच वाला भाग हो गया, ठीक है, इन्हीं सभी के द्वारा ये अपने समय अनुसार खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें यही स्टोमाटा के द्वारा ये हमेशा गैसों का आदान प्रदान यानी खुलते बंद रहता है। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में यानी रंध्र द्वारा ही निकलता है। अब देखिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही पूर्ण होता है। ये समयानुसार खुलेगा फिर बंद होगा और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इनमें देखिए ये छोटे छोटे कण ये मूल रूप से होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, द्वार कोशिका होता है। ये द्वार कोशिका क्या करता है, उन सभी को मदद करता है गैसों का आदान प्रदान करने में और जलों को अवशोषण करने में ये मदद करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के मुख्य भूमिका को निभाता है। और ये सहायक कोशिका होता है, इसको हेल्प करता है। ये सहायक कोशिका होता है, ये जो इन सभी रंध्र और द्वार कोशिकाओं को मदद करता है, बनाए रखने में मदद करता है, हेल्प करता है। और देखिए रंध्र पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। ये क्या करता है कि उनका जो पत्ती होता है उन सूक्ष्म छिद्रों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या होता है, समय अनुसार पर ये खुलता है और बंद होते रहता है, जिसके अकॉर्डिंग उनके शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसी के आधार पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों का आदान प्रदान निष्कासन भी होते रहता है। चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं, विषम कोशी पोषण। विषम कोशी पोषण क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं विषम कोशी पोषण, जिसको इसका दूसरा नाम होता है परपोषण। परपोषण के नाम से भी जाना जाता है। यानी विषम कोशी पोषण के 3 भाग होते हैं। पहले का प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। विषम कोशी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम परपोषण भी कहते हैं। तो प्राणी संपोषण क्या है, प्राणी संपोषण क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। प्राणी संपोषण प्राणी संपोषण प्राणी संपोषण होलोजोइक इंग्लिश में प्राणी संपोषण को बोलते हैं होलोजोइक। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कि इसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं, प्राणी संपोषण में जितने भी जीव जंतु जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, संपूर्ण भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, अपने रूप को अपने अंदर लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद उनका क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर पाचन करते हैं, पाचित करते हैं। और यही प्रक्रिया और यही विधि, इसके अकॉर्डिंग जितने भी जीव जंतु आते हैं वो प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे अमीबा डायरेक्टली उन चीजों को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है, फिर उसको क्या करता है, पाचित करता है। उसी प्रकार मानव ह्यूमन हम सभी क्या करते हैं, खाना को पहले लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद खाने के बाद धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, पाचित करते हैं। और यही विधि, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। नेक्स्ट, मृतजीवी पोषण।
मृतजीवी पोषण क्या है भाई, जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जितने भी मृतजीवी जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, अपना खाना मृत यानी जो सड़ गल जाते हैं उन सभी के द्वारा, जैसे में मान लीजिए कोई भी कुत्ता बिलार ये सभी हो गया, वो सड़ गल जाता है, मर जाता है, तो मरने के बाद उन्हीं सभी के द्वारा ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं सभी से वो क्या करता है, अपने खाना को बनाने का काम करता है, जिसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी मृतजीवी अपना खाना सड़े गले चीजों के द्वारा ही बनाता है, जिसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फूफीन हो गया, कवक हो गया, ये सभी के द्वारा ये अपना खाना उन्हीं सभी के द्वारा ये बनाता है। नेक्स्ट परजीवी, पैरासाइट। पैरासाइट क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनका बिना मारे या उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं कि परजीवी किसी जीवों के शरीर के अंदर, जैसे केचुआ हो गया या अन्य जीव जंतु, ये सभी क्या करते हैं कि किसी अन्य जीव जंतुओं के शरीर में जाकर के वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके। जैसे परजीवी अपने जीवों के शरीर के अंदर ही या बाहर रह करके बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी ये मनुष्यों को मारता नहीं है, जीव जंतुओं को मारता नहीं है, पेड़ पौधों को मारता नहीं है, लेकिन उनके शरीरों में या उनके भागों में रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन को प्राप्त करता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, परजीवी। जिसमें आता है अमरबेल। अमरबेल का जो पेड़ पौधा होता है ये क्या करता है, उन्हीं सभी के द्वारा, उन्हीं के किसी पेड़ पौधे के शरीर पर, उन पेड़ पौधों के तनों पर ही रह करके क्या करता है, ये अपना जीवन करता है। जैसे जूं या फीता कृमि या गोल कृमि, ये सभी क्या करते हैं, किसी अन्य जीव जंतुओं के शरीर में ही रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से, जिसको हम बोलते हैं परजीवी पोषण। चलिए अगला नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी जीव जंतु अपने खाना को कैसे बनाता है। जितने भी जीव जंतु है वो अपना पोषण कैसे करते हैं। तो नंबर 1 में बात करते हैं अमीबा। अमीबा पोषण कैसे करता है, तो ध्यान से समझिएगा। अमीबा में पोषण, यानी ये अमीबा है। देखिए अमीबा में ये केंद्रक है, ये छोटे छोटे खाद्य कण होंगे, ठीक है, और इसी सभी के आधार पर ये क्या करता है, अपना खाना को बनाता है। ये देखिए अमीबा का भाग, जिसमें अमीबा भोजन को अपने प्रदाभ की सहायता से घेर लेता है। देखिए यहाँ पर कहा ये खाद्य कण है, इन्हीं खाद्य कणों को अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा। देखिए यहाँ पर अपने भागों में पूछेगा क्वेश्चन कि अमीबा अपना भोजन को कैसे ग्रहण करता है, तो उत्पादों के द्वारा। देखिए ये अमीबा का क्या है, उत्पाद है, इसी उत्पादों के द्वारा क्या करता है, भोजन को अपने में धीरे धीरे समाहित करेगा। भोजन को धीरे धीरे क्या कर रहा है, समाहित कर रहा है। देखिए यहाँ पर भोजन को क्या किया, अपने अंदर किया, उसके बाद करने के बाद ये पूरा भोजन को अंदर समाहित कर लिया, और इस प्रकार से भोजन को क्या करता है, अंदर पचाता है। और यही विधि अमीबा में किस प्रकार, तो भोजन को ग्रहण करने का तरीका क्या कहलाता है, कुटपाद। वही पूछता है कि अमीबा में भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण, यानी जो पैरामीशियम होता है वो कैसे भोजन को ग्रहण करता है, इसमें भोजन ग्रहण करने का क्या विधि है, क्या मेथड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पैरामीशियम सबसे पहले पूछता है पैरामीशियम का आकार कैसे होता है, तो चपल यानी स्लीपर के जैसा होता है। हम लोगों का जो स्लीपर होता है वैसा होता है, चपल के आकार के जैसा होता है, ठीक है। ऐसे पैरामीशियम का आकृति ऐसे होता है, ऐसा इसी शेप का होता है। इसमें देखिए सिलिया ऐसे लगा रहता है, अमीबा का जो आकृति होता है इसमें ऐसे सिलिया लगा रहता है, और इसी शेप के आधार पर ये करता है। तो इसका हमेशा चित्र भी पूछता है कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो चप्पल के जैसा, यानी स्लीपर के आकार के होता है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखिएगा। देखिए पैरामीशियम ये पक्षयाभ होता है, यानी कि कोशिका की पूरी सतह से ढका रहता है, यानी कि इसमें इनका जो शरीर होता है, देखिए ये पूरा कोशिका के रूप में ये ढका रहता है, और भोजन के एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। देखिए भोजन को ग्रहण करने के लिए इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है, लेकिन अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता है। ये एक कोशिकीय प्राणी है,
ये एक कोशिकीय प्राणी है, ये सरल प्राणी समभोजी है। इनमें इनका कोई विशेष प्रकार का आकार नहीं होता है। ये भोजन के लिए किसी अन्य जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण करते हैं। विशेष स्थान कहने का मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का अंग होता है, लेकिन अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं मनुष्यों में पोषण। ह्यूमंस इन न्यूट्रिशन। ह्यूमंस इन न्यूट्रिशन यानी कि मनुष्यों में मनुष्य भोजन को कैसे ग्रहण करता है, उनमें भोजन ग्रहण करने के क्या विधि है। तो देखिए सबसे पहले मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्यों में पोषण। मनुष्य सबसे पहले भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करने के बाद उन सभी का पाचन करता है। पाचन करने के बाद क्या करता है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। उसके बाद स्वांगीकरण करता है। स्वांगी करने के बाद वही क्षेपण करता है। और इसी के आधार पर जितने भी जीव जंतु मनुष्य ये सभी हैं, ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। और इसी आधार पर वो क्या करते हैं, सभी भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, इसी विधि के अकॉर्डिंग पोषण करते हैं। तो पोषण के उनमें इतने प्रोसेस विधियां होता है। पहले भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करेंगे, उसके बाद उनका पाचन करेंगे। पाचन करने के बाद अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के बाद स्वांगीकरण करते हैं। उसके बाद बहिष्क्षेपण करते हैं। और इसी के आधार पर भोजन का उनका पाचन होता है। इनमें एक लंबा विभाजन होता है। चलिए उन प्रोसेस को समझते हैं, भोजन ग्रहण करने के विभाजन को समझते हैं। और आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। यानी कि मनुष्यों में एक आहार नाल होता है, जो भोजन जो मुंह से लेकर के गुदा तक का रहता है, विस्तारित रहता है। एक लंबी नलिका के रूप में रहता है, जो भोजन को पाचित करने में, भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर 1 से आते हैं। सबसे पहले हम मुंह में भोजन को लेते हैं, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद दांत यानी भोजन को हम क्या करते हैं, चबाते हैं। भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। और चबाने के फलस्वरूप उसके बाद जीवा यानी भोजन को लार के साथ पूरी तरीके से क्या करते हैं, मिलाते हैं। देखिएगा, जब तक भोजन आपके मुंह में रहेगा, यानी कि जब तक आपके मुंह में लार की मात्रा नहीं होगी, तब तक भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, वो पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। तो जीवा के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को अच्छी तरीके से सानते हैं, जिसमें लार मिक्सिंग रहता है, और उसी लार के साथ वो भोजन को क्या करता है, मिलाता है। उसके बाद देखिए हमारे मुंह में क्या रहता है, लार ग्रंथि रहता है। लार ग्रंथि का क्या काम होता है, तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। यानी कि हमारे शरीरों में जो भोजन ग्रहण करते समय हमारे मुंह में एक लार रस निकलता है, और वही लार रस जो भोजन को निगलने में मदद करता है, जिस लार ग्रंथि या लार रस या लार कहते हैं। और स्टार्च लार एमिलेस या एंजाइम मोल्टोस शर्करा होता है। पूछता है कि हमारे शरीर में जो लार निकलता है वो उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो मोल्टोस शर्करा नाम का एक एंजाइम होता है, जिससे स्टार्च एमिलेस एंजाइम के रूप में मिक्सिंग रहता है। और इसी के द्वारा हमारे भोजन में हमारा खाना भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और दूसरा नंबर देखिए आगे कहाँ जाता है भोजन ग्रासिका, यानी हमारे शरीर में जो भोजन ग्रासिका होता है वहां पर भोजन जाता है। और वहां जाने के बाद क्या होता है, भोजन का हमारे शरीरों में भोजन ग्रासिका में जाता है। अब भोजन ग्रासिका में जाने के बाद क्या होता है, तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की एक कर्माकुंचन गति होता है, जिसको पेरेंटिलिटिक या मोमेंटम द्वारा ले जाया जाता है, जो ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन करता है। क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एक लंबी नलिकाएं रहती है, उसी में भोजन जाता है मुंह से आमाशय में, और आमाशय तक जाने के बाद एक ग्रासिका होता है, वो कर्माकुंचन की गति के द्वारा। कर्माकुंचन गति कहने का मतलब कि भोजन को क्या करता है, कर्माकुंचन गति के द्वारा और धीरे धीरे वो क्या करता है, भोजन को नीचे की ओर ले जाने का काम करता है, जो ग्रासिका का मांसपेशी होता है, और जो संकुचन और शिथिलन के द्वारा धीरे धीरे वो खाना को नीचे की ओर डाइजेस्ट करने में, पाचित करने में मदद करता है।
देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से समझेंगे। देखिए ये मुख हो गया, यहीं पर हम भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं यहीं से। उसके बाद मुख यानी मुख्य गुहा, यहीं पर मुख्य गुहा होता है, यहाँ मुंह से यहाँ आया मुख्य गुहा में, और इसी गरासिका के द्वारा, ये देखिए गरासिका है, इसी गरासिका के द्वारा भोजन का क्या होता है, संकुचित होकर आमाशय में आता है, और इसी आमाशय के द्वारा जो हमारे शरीर में इस भागों के एकत्रित यकृत बोलते हैं, और एक देखिए पित्ताशय, इस भागों में पित्ताशय जिसको पीत का भंडार कहा जाता है, और पीत नली, यहीं पर एक पीत नली स्थित होता है, इसको पीत नली कहते हैं। और ये अग्न्याशय हो गया, ये जो भाग है अग्न्याशय कहलाता है। और होता है पेरिसिका, ये देखिए क्या है, हम लोगों के शरीरों में पेरिसिका है, और ये मानव पाचन तंत्र के काम में काम करता है। ये क्षुद्रांश, ये देखिए जो छोटे छोटे नली दिखाई रहे हैं, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है, जिस क्षुद्रांश, एक विरहांत यानी कोलोन इस साइड में स्थित होता है, ये इस साइड, ये बड़ा वाला भाग वाला इस साइड का रहता है, ठीक है, जो छोटी आंत बड़ी आंत, और इसी सभी के अकॉर्डिंग खाना का पाचन होते होते इस प्रकार से इन नलियों के द्वारा क्या होता है, गुदा द्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे मनुष्यों में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और तीसरा नंबर में दो को पढ़ लिए, भोजन का पाचन का ये प्रोसेस दो को क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखिए, देखिए तीसरा में अमाशय, हमारा भोजन पाचित होकर के अमाशय के पास आता है। अमाशय में देखिए एक जठर रस होता है, जठर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जठर ग्रंथि। इसमें पेप्सिन होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको HCl बोलते हैं, HCl, ठीक है, HCl बोलते हैं। और एक होता है सलेस्मा, इसका क्या काम होता है, तो जठर ग्रंथिया में जो पेप्सिन होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सलेस्मा होता है, ये भोजन के पाचन में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अगर इंक्रीज नहीं करेगा, अगर ये नहीं रहता है तो भोजन का पाचन पूर्ण नहीं होगा। अब देखिए कभी कभी ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं या किसी प्रकार का कोई, तो देखिए गैस बना लेता है, यानी उस समय क्या होता है, आपके शरीरों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इंक्रीज नहीं किया होता है, तो ये पाचक एंजाइम है जो अम्लीय माध्यम यानी अमाशय के प्रोटीन को तैयार करने में मदद करता है और आंतरिक स्तर पर यह पाचन करता है। तो देखिए ये पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है, और ये अम्लीय माध्यम में तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में ही सहायक होता है, और ये अमाशय का आंतरिक स्तर की अम्ल से ये क्या करता है, रक्षा करता है, मदद करता है, और इसी के आधार पर भोजन का पाचन होता है। उसके बाद क्षुद्रांश, देखिए क्षुद्रांश का काम क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर इन जगहों पर है, इसी को देखिए ये क्षुद्रांश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कहाँ पर होता है तो ध्यान से समझिएगा, इसका क्या काम होता है। देखिए ये होता है आंत रस, हमारे शरीर में देखिए आंत रस होता है, वहीं पर ये 3 प्रकार के कार्यों को संचालित करता है। ये देखिए इसमें भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट उन खाना को पाचित होने के फलस्वरूप क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो परिवर्तित करता है, और परिवर्तित कर उसमें वासा बनता है, प्रोटीन बनता है, अब प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्टित हो जाता है, और वही वासा अम्ल यानी ग्लिसरॉल बनाता है, और ये प्रोटीन एमिनो अम्ल तैयार करता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में क्या जो हमारा यकृत होता है वो पीत एवं पीत लवण में कन्वर्ट हो जाता है, पीत रस और पीत लवण में, और वासा पीत लवण यानी वासा के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो जाता है, और बड़ी गोलिकाओं यानी मलजीकरण और छोटी नलिकाओं के साथ आधार पर ये क्या करता है, भोजन को पाचन में मदद करता है। और इसमें एक अन्य अग्न्याशय, अग्न्याशय ये किस प्रकार काम करता है, तो देखिए अग्न्याशय का क्या काम होता है, ये अग्न्याशय यहाँ पर होता है, देखिए अग्न्याशय ये वाला भाग अग्न्याशय, ये क्या है, अग्न्याशय, हमारे शरीरों का ये वाला भाग अग्न्याशय है, जो क्या करता है भाई, इसका क्या काम होता है, तो ये देखिए अग्न्याशय रस, इसमें एक अग्न्याशय नाम का रस होता है, अग्न्याशयिक रस होता है, और ये रस एलिमेस एंजाइम और ट्रिप्सन एंजाइम और लाइपेस एंजाइम के साथ मिक्सिंग रहता है, और ये प्रोटीन ट्रिप्सन यानी पेप्टोन और वासा को लाइपेस और वासा अम्ल में, और स्टार्च को एमल्सेज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद डार्क रोम, और इसके साथ एक और आगे इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, उन सब चीजों को उन सतहों के द्वारा अवशोषित करता है, और
जिसे दीर्घ रोमों को हम क्या बोलते हैं, विलाई, और इसी क्षेत्रों के साथ वो क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है और इसी के आधार पर क्या करता है, भोजन को पाचित करता है। उसके बाद वृद्रांत, ये इसमें क्या होता है भाई, जल का अवशोषण करता है, ये जल का अवशोषण करता है और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं यानी गुदा द्वारा शरीर से क्या करता है, बाहर कर दिया जाता है। यानी कि जब हमारा खाना अच्छी तरीके से पाचित हो गया तो पाचित होने के फलस्वरूप क्या करता है, भोजन को निष्कासित करने में मदद करता है और वही जल के अवशोषण के द्वारा जो वाज्य पदार्थ होते हैं यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और इसी का आधार पर क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे श्वसन, नेक्स्ट टॉपिक श्वसन लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।